Hello guys. Good afternoon, sir. Uh, we welcome you in our program, The Startup Diaries. I'm your host Atul Yadav, and today we have our guest, Mr. Subham Agarwal, President and the founder of Honeylight, also the President of Export Organization and the Joint Secretary of Lagu Bharti. Hello, sir. Thank you so much. This is our program, The Startup Diaries, and we are very happy that आप हमारे पहले गेस्ट बने और हमारे इस प्रोग्राम को आपने सपोर्ट करा, इस इनिशिएटिव को। सर, हमने अपने प्रोग्राम का नाम स्टार्टअप डायरीज रखा। इस प्रोग्राम में हम जितने भी फाउंडर्स को बुलाते हैं, हम चाहते हैं कि वो फाउंडर्स हमारे पास आएँ और अपनी वो स्टार्टअप डायरी ओपन करें जो उन्होंने अपना स्टार्टअप बनाते टाइम स्ट्रगल करा। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम स्टार्टअप डायरी रखा। हम चाहते हैं कि सर आप और हमारे आने वाले गेस्ट, हमारी उनसे उम्मीद है कि वो आएंगे और अपने वो स्ट्रगल्स हमारे साथ शेयर करेंगे। इन स्ट्रगल्स का ये महत्व है कि जितने भी बच्चे जो शुरू कर रहे हैं उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक सीढ़ी मिलेगी कि हाँ, हर एक समस्या का एक सोल्यूशन होता है, एक उसका हल होता है। तो सर आज का कोशिश इसी चीज़ की रहेगी कि जितना मैं आपको बता सकूं अपनी जर्नी के बारे में, प्रेजेंट सिनेरियोस के बारे में, क्या एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं स्टार्टअप्स में, क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, पूरी कोशिश रहेगी इस पॉडकास्ट के दौरान। ओके सर। सर आज का हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं सर, विथ योर इंट्रोडक्शन एंड विथ योर इंट्रोडक्शन ऑफ योर कंपनी। सर हनी लाइट के बारे में सर हम जानना चाहते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे कम्युनिटी के, तो सर प्लीज़ आप बताइए थोड़ा। बताना चाहूँगा कि इट्स अराउंड 2009 व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, और मेरे जो बड़े भाई हैं वो कॉलेज से निकल चुके थे उस समय बिल्कुल, और थोड़ा रिसेशन का समय चल रहा था उस समय। तो उनके माइंड में एक चीज़ आई कि कुछ अपने को अपना काम करना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ जॉब। ही टुक दैट रिस्क कि नहीं, मुझे अपना ही करना है, कोई नहीं, अभी एज है, कर सकते हैं। एंड माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। तो दो आई वॉज इन कॉलेज, मैंने उनके साथ में मिलकर वो चीज़ काम पे स्टार्ट किया। उस समय रिसर्च वर्क बहुत था, हमने काम स्टार्ट किया, इतना नॉलेज होता नहीं था ब्रांड नेम क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने पहली जो अपनी कंपनी का नाम रखा, यूनिवर्सल मेटल टेक था वो। ओके 2009 में दैट वाज अ पार्टनरशिप कंपनी, यूनिवर्सल मेटल टेक, वहाँ से हमने शुरुआत की। और लाइट वेट कंपोजिट इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन लाना चाहते थे हम इंडिया में। बाहर ऑलरेडी वो चीज़ चालू हो चुकी थी, इंडिया में किसी को उसका ज़्यादा नो हाउ था नहीं। तो हमें चीज़ नहीं लगी कि इसमें एज है, नया काम है, इसको करना चाहिए। चैलेंज ये था कि लोगों को पता नहीं था, एजुकेट करना है कि ये भी चीज़ होती है। लाइट स्ट्रक्चर करके सेम स्ट्रेंथ रखना या स्ट्रेंथ बढ़ाना, उस पर हम काम कर सकते हैं। तो उस पर हमने काम करना शुरू किया। एंड द पैनल विच इज़ वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वाज नोन एज हनीकॉम पैनल्स। हनीकॉम टेक्नोलॉजी है, उसमें कई सारे मटेरियल्स होते हैं, उसमें हमने लाइट वेट कंपोजिट्स पे काम करना शुरू किया। और करते करते ग्रोथ मिला। फिर हमने जब थोड़ा समझ आया कि ब्रांड नेम भी कुछ चीज़ होती है, तो हमने हनीलाइट ब्रांड नेम अपना एक बनाया। फिर कुछ समय बाद लगा कि हनीलाइट ब्रांड नेम बाहर इंटरनेशनली जब हमने एक्सपोर्ट में गए हम लोग, तो वहाँ पे नहीं चलेगा, खाली कंपनी का नाम भी साथ में जाना चाहिए। तो हमने हनीलाइट प्राइवेट लिमिटेड करके एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की, विच इज़ सो यूनिवर्सल मेटल टेक इज़ द पैरेंट कंपनी। और उसके बाद हनीलाइट वॉज ब्रांड नेम, उसके साथ में हमने हनीलाइट प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया। तो हनीलाइट प्राइवेट लिमिटेड में फिर हमने धीरे धीरे अपना सारा बिजनेस स्विच ओवर किया। तो मोस्टली बिजनेस अब हम हनीलाइट से कर रहे हैं, और लाइट वेट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम काम करें, इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सर बीच बीच में सर हम अपने स्टूडेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ असेंबल कर रखे हैं और हम चाहेंगे आपसे पूछें। बिल्कुल बिल्कुल सर इस जर्नी का या फिर जो पार्ट आपने हमारे साथ डिस्कस करा जी, उस जर्नी में जब हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो बच्चे हैं कॉलेज में, तो वो भी रहते हैं और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर करियर को लेकर के कि हमें कंपनी बनानी चाहिए कि नहीं। सर जैसे आपने बोला कि जब आप लोग स्टार्टिंग फेज में थे तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमें स्टार्टअप कर लेना चाहिए। बट सर जो बच्चे होते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक टीनेजर है, कॉलेज पास आउट है, उस टाइम पे सर काफी हम लोग स्ट्रगल फेस करते हैं कि हम जॉब लाइन में जाएं या फिर अपने करियर को, अपने आइडिया को ही अपना करियर बना लें। तो सर उस टाइम पे हमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए कि हम स्टार्टअप की तरफ ही जाएं? क्योंकि 80% बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे या हमारे बीच रहते हैं जो अपने एट द लास्ट अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हैं और वो जॉब लाइन में ही चले जाते हैं, फिर करियर अपना एक कॉर्पोरेट चूज कर लेते हैं। जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप कोई भी शुरू कर सकता है, मेरा मानना ये है।
और जॉब भी कोई भी कर सकता है, बट इसमें एक डिफरेंस है कि किसको जॉब पे जाना चाहिए या फिर किसको स्टार्टअप पे जाना चाहिए। बेसिकली जब टीनेज में आप होते हैं ना, तो उस लाइफ में आपको एक फोकस होना चाहिए कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करें। इट्स देयर इज अ सेइंग दैट इट्स ऑल 6 इंचेस बिटवीन द ईयर्स। तो जब आपका ये मानसिक विकास जब होता है तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंट आप बनना कोशिश करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, बिकॉज स्टार्टअप में आप ये मान के चलिए कि देयर इज़ अ क्लाइंट, देयर इज़ अ वेंडर, देयर आर पीपल, यू आर हैव योर एम्प्लॉयज़, यू हैव योर वर्कर्स। तो एक टीम जब भी आती है तो आपको उसमें एक लीडर की तरह काम करना है। तो आप में जब आपको दिखता है कि हाँ, मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं, मेरे अपने पास एक आइडिया है, मेरे अंदर एक जज्बा है, मैं बिना रुके काम कर सकता हूँ, तो स्टार्टअप आप करिए। कहीं नहीं आप जाने वाले हैं, बट ये सोच के साथ करना है कि बस मुझे करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ज़रूर कर ले जाएंगे। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग होता है कि बस 26 की उम्र हुई, मैं आज 1 करोड़ बना लूँ, 2 करोड़ बना लूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको हर चीज़ को वैल्यू करना सीखना होगा। और सबसे बढ़िया तरीका है, इवन इफ़ योर पेरेंट्स आर इनटू सम बिजनेस और दे हैव सम इंडस्ट्रीज, और यू योरसेल्फ हैव बीन एक्सपोज टू दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, उसके अलावा भी आपको हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए। कि आप जब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तभी आपको पता लगेगा। आपको पता होना चाहिए आप इनवॉइस कैसे काटो, आपको पता होना चाहिए आप पीओ कैसे रिलीज करोगे, आपको निगोशिएट करना आना चाहिए कस्टमर के साथ। वो चीज़ें तब होंगी जब आपने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया होगा। और सपोजिंगली आपने कंपनी उठाई, आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट लेके पैसे लगा दिए उसमें, आपने एम्प्लॉयज़ रख लिए, और आपको आज तक पता ही नहीं इन्वॉइस कैसे कटता है, या आपको पता ही नहीं आज से नेगोशिएशन कैसी होती है, आपकी सेल्स टीम ही काम देख रही थी, आप तो सिर्फ पीछे बैठ के टेक्निकल चीज़ें देख रहे थे। तो उसमें क्या होगा, कभी आपकी सेल्स टीम आपसे हटी या वहाँ पे कोई दिक्कत है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। वहाँ पे पॉइंट आता है कि जहाँ पे स्टार्टअप्स चले जाते हैं, क्रैश कर जाते हैं, आइडियाज़ नहीं चल पाते, बिकॉज कुछ एरियाज़ में उन्होंने काम किया ही नहीं होता है। तो आपको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा स्टार्टअप के लिए। सिर्फ एक आइडिया होना ही सब कुछ नहीं होता है। सर इस फेज को कि एक स्टार्टअप फाउंडर को जितनी सारी क्वालिटीज हैं, सब चीज़ों से नॉलेज होना चाहिए। हम स्टार्टअप लाइफ साइकिल में हम कौन से फेज में रख सकते हैं? जस्ट लाइक आइडिएशन में हमने पर्टिकुलर ये रखा, फिर हम इसमें रख के जा रहे हैं मार्केट रिसर्च में। तो ये जो सारी क्वालिटी है, तो सर हर कोई बच्चा या फिर जो स्टूडेंट होता है, मोस्टली इंजीनियर होता है, भी कुछ होता है, तो पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया लेकर के चलता है, मगर ये सारी क्वालिटीज एट अ टाइम उसे नहीं मिल सकती हैं कि उसे सेल्स भी आए, उसे टैक्सेशन भी आए और उसे मार्केटिंग भी आए। क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब ये तो हमारी सोच हो गई ना कि हमने अपना रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये चीज़ देखिए बदलनी चाहिए। अब आप ये चीज़ समझिए कि कई बार आपने एक चीज़ देखी होगी कि इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे जो है स्कैट निकाल लेते हैं। जी सर। आपने काफ़ी कॉमर्स वाले साइड के बच्चों को कहते सुना होगा कि यार इंजीनियरिंग वाले बच्चे आते हैं, वो कैट निकाल ले आते हैं, हम नहीं कर पाते। क्योंकि उनके पास एक बस वो चीज़ होती है, रट्टे मारना है, इंग्लिश पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, वो चीज़ें उनको लिए एक प्लस पॉइंट होता है। बाकी जो एप्ट होता है, कॉन्ट्स पे काम करना है, ठीक है, वो सब उनके पास ऑलरेडी होता है, बिकॉज इंजीनियरिंग में वो चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। मगर आप एक चीज़ पर्सपेक्टिव सोचिए कि अगर एक बंदा इंजीनियर है और उसे स्टार्टअप करना है, उससे कॉमर्स की जीरो नॉलेज है, तो कैसे करेगा? एट द एज ऑफ 21-22 अगर वो स्टार्ट करना चाह रहा है और विद जीरो नॉलेज, तो आपको हमेशा एक एजुकेशन में होता है कि आप एक सब्जेक्ट को या एक लाइन को आप प्रमुख मान के चलते हो कि ये मेरी एक मेन स्ट्रीम है। कॉमर्स लिया है आपने, आर्ट्स लिया है आपने, साइंस लिया है आपने, या डॉक्टर MBBS लिया है, जो भी चीज़ आपकी वो मेन स्ट्रीम होनी चाहिए। उसके साथ में नॉलेज आपको हर एरिया में लेनी है। आपको पता होना चाहिए जियो पॉलिटिकली क्या हो रहा है, आपको ये अपडेट होना चाहिए कि भाई साइंस में मतलब नॉर्मल चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए, आपको अपने बजट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए भाई एक सेल्स कोटेशंस कैसे फ्लोट की जाती है, इनवॉइसिंग क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज एटलीस्ट पता हो। जब आप चीज़ में घुसो तो कम से कम समझ पाओ, को रिलेट कर पाओ, तो अछूता नहीं रहना चाहिए। बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, जैसे मैंने अपना स्टार्टअप फाउंड कर लिया, और बीइंग अ लर्नर एट अ टाइम, सेम टाइम, ये कितना ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है या कितना ज़्यादा स्मूथ हो सकता है कि मैंने कंपनी फाउंड कर लिया और साथ ही साथ मैंने मुझे अभी सीखना भी बहुत चीज़ें, तो ये चीज़ें कैसे मैनेजेबल है? ये तो जिंदगी भर चलती है, तो आज तक मेरे साथ भी चल रही है कि हम आज भी कुछ सीखते हैं। देखिए बात क्या होती है कि
एक बहुत थंब रूल होता है बिजनेस में जो मैं मानता हूँ पर्सनल लेवल पे, कि आज के समय में जैसे कि मैं सपोजिंगली मान लो पहला 1 CR बनाना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद चीज़ें थोड़ा ईज आउट होती आती है, ऐसा नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं होती, ईज आउट होती आती है। और मैंने कहा ना, जितना आप ग्राउंड लेवल से स्क्रैच से काम करोगे, जितना आप इंटेंसिवली अपने आप को डेडिकेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सीख पाओगे। 25 तक की एज जो होती है किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए, यंगस्टर के लिए, अप टिल 25 आप ये भूल जाओ कि मेरी को ईगो आ रही है, मेरा एटीट्यूड आ रहा है। आप नहीं समझो, आपकी बेइज्जती होनी है मार्केट में बाहर जाके, क्योंकि आपको सीखना है। जितना आप झुकोगे उतना दुनिया आपको सिखा देगी। गुरु मंत्र है जी। आप गुरु के आगे झुकते हो ना, तो झुकते हो तो गुरु आपको सिखाता है। तो आप दुनिया के आगे जितना झुकोगे ना, उतना आपको दुनिया सिखाएगी, उतना आपको फ्लेक्सिबल बनाएगी। अप टिल द एज ऑफ 30 मेरा मानना है कि एक एज होती है जहां तक आपको अपनी जीत जान लगा के मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद फ्रूट्स आते हैं, वो जिंदगी भर देंगे आपको, और आपको इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना देंगे, आप कितना भी झुकोगे दोबारा आप उठ जाओगे। I think sir, this line will be going to be give goosebump to our viewers कि at that age, क्योंकि हम जितने भी यंगस्टर्स रहते हैं काफी डायरेक्शन के लिए हम खोजते रहते हैं इस एज में। 20th के बाद हम एक डायरेक्शन की चीजें कहते हैं। डायरेक्शन ही हर जगह झुको, हर जगह सीखो। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खाली बैठा होता था, लोग अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते चीज़ें, मैं इंटरव्यू देता था, मैं फ़ोन कॉल्स करता था, पेपर खोलता था, पेपर खोल के फ्री का फ़ोन आया शुरू हुआ था उस समय रिलायंस का एक, और वो ऑल ओवर इंडिया कॉलिंग फ्री कर दी थी उसने। वो उठाया वीकेंड पे, उससे उठा करके मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ खाली उठा के फ़ोन, बस। उससे भी सीखा, आपको टेलीफोनिक स्किल्स आ गई, फिर डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उससे कि आपको पब्लिक स्किल्स आ गई, आपको लोगों को समझ आई। बिजनेस में, एक स्टार्टअप में, एक हमेशा एक चीज़ जानिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कितने अच्छे ऑब्जर्वेंट हो। सिचुएशन ऑब्जर्व करो, लोग ऑब्जर्व करो। आपका मान लीजिए एम्प्लॉई है, उसके घर में कोई दिक्कत हो गई है, आप जाओ उसके सामने उसको हड़का रहे हो, आपको नज़र से समझ आ जाना चाहिए कि उसके बैकग्राउंड में क्या है। आप उसे जब उस लेवल पे लोगों से कनेक्ट करते हो ना, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग समझते हैं आपको। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको सिर्फ गोल के साथ साथ एम्बिशियस नहीं होना, हमेशा लाइफ में विजन रखना चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप विजन लेके चलो। विजन में क्या होता है, आप सबको लेके चलते हो। आप एक चीज़ सोचते हो जो बदलाव लाता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। एम्बिशन सिर्फ आपके लिए होता है। तो एम्बिशन को रिप्लेस करके जब आप विजन ले जाओगे, आप हमेशा आगे जाओगे। और जितनी आप बड़ी कंपनीज आपको देखो जो स्टार्टअप हुई थी और आज बहुत आगे बढ़ गई, वो विजन्स के साथ चलती है, ना कि एम्बिशंस के साथ। एग्जांपल इसका हम कुछ ले सकते हैं, टाटा देखिए, और सर जो और आप रिलायंस के साथ चल रही है उनका एग्जांपल, जो कंपनी एम्बिशन के साथ शुरू हुई। एम्बिशंस के साथ ऐसा मैं स्पेसिफिक नाम लेना चाहूँगा, बहुत है मार्केट में जो एम्बिशन साथ चलते हैं और अपने बारे में सोच रहे होते हैं, नहीं सस्टेन कर पाते। एक आपको याद होगा, गैस कांड हुआ था भोपाल में। जी ठीक है, बिजनेस था, शादी हुई थी, तो आपने कुछ पैसे बचाने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ों को, नॉर्म्स को नज़रअंदाज किया गया, उससे काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। बट उससे लोग, मतलब जो त्रासदी हुई वो तो अलग ही, बट दैट बिजनेस गॉट टू जीरो आफ्टर दैट, राइट। देयर आर सच इंस्टेंसेस जहाँ पे आप जब अपने बारे में सोच रखते हो ना, तो ज़रूर घूम करके जो कर्मा होता है ना, वो आपके पास आता है और आपको जीरो पे लेके आता है। आयुब की सर, ये जो आपने हमें लेसन दिया, मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि जितने भी हमारे यंग फाउंडर्स हैं या फिर जो स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, उन्हें ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आपको, हमने बचपन से हालांकि ये चीज़ सीखी है, आपको लोगों का सोचना है, आपको एनवायरनमेंट का सोचना है। ऐसा नहीं आप कोई प्रोडक्ट लेके आओ जिसकी, या आप प्रोडक्शन आपका इस तरह से हो रहा है, या आप सर्विसेज ऐसे दे रहे हो जिसकी वजह से आप एनवायरनमेंट हैजार्डस कर रहे हो, एनवायरनमेंट को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, पानी खराब कर रहे हो, आप लैंड वेस्ट कर रहे हो, आप एयर पॉल्यूट कर रहे हो, आप लोगों को आपके से दिक्कत हो रही है। अगर कहीं चीज़ है तो कंपनसेट करो ना। आप देखिए, मैं आपको बहुत बड़े एग्जांपल दूंगा। रिलायंस ने, ठीक है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनरी लगाई, उसने क्या किया, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए उसने पेड़ लगाए। पेड़ कौन से लगा दिए, आम में लगा दिए, एल्पेंजो, जामनगर, ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा उससे भी कमा रहे हैं वो। हाँ। तो एक असली बिजनेसमैन यही होता है कि आपको एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है, नॉर्म्स भी पूरे करने हैं, आपको देखना अगर मैं नुकसान कर रहा हूँ तो उसकी भरपाई भी हाथ के हाथ करूँ और उससे भी पैसा निकाल लूँ जी। मगर ना भी निकाल सको, बट करो, कम से कम
करो तो कम से कम ये नहीं सिर्फ पैसे के लिए सोचो। इट्स अप्रिशिएबल। हाँ, तो बट वो उनका दिमाग है कि, और उनकी टीम का, कि उन्होंने ना कि सिर्फ वो अचीव किया बट उसके पैसा भी बनाने का उन्होंने उसमें माइलस्टोन अचीव किया। राइट सर, मुझे आपकी जो बात थी, मुझे इस चीज़ से रिलेट करना चाहूँगा कि हमें बचपन से चीज़ सिखाया जाता है कि अगर आप अकेले जाओगे तो दूरी तय करोगे, और अगर आप लोगों के साथ चलोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। बिल्कुल। और शायद बीइंग एम्बिशियस एंड बीइंग अ विजनरी, उसमें यही एक डिफरेंस होता है। विजन जो होता है वो पीढ़ियों में चलता है, वो जनरेशन चलता है, वो आपकी विजन जो होता है वो आपके नहीं रहने के बाद भी चल रहा होता है। एम्बिशन तो आपके साथ में, आपके गुरूर साथ में किसी दिन टूट जाता है, कभी आपके रहते रहते टूट जाता है, कभी आपके जाने के बाद वहाँ खत्म हो जाता है। विजन चलना चाहिए, तभी आपकी कंपनी जनरेशन तक चलती है। ओके सर। सर, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि जैसे आपने बोला था कि जो हमें टफ लगता है, सबसे टफेस्ट जो हमारा टाइम होता है बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर, कि आप जब तक 1 करोड़ रुपीस का आप नॉर्म नहीं टच कर लेते हो जी ना, एक कट ऑफ आपने बताया कि इतना होता है, उतना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जी जी। तो सर, आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस करा जब आप 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाए, और उसके बाद आपकी लाइफ कैसे स्मूथ हो गई व्हेन यू अचीव दैट टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ रुपीस? देखिए, स्ट्रगल तो बहुत होता है, सबकी अपनी कहानी होती है। पर आप सोचिए, स्टार्ट वहाँ से हुआ कि कंपनी रजिस्टर भी नहीं हुई थी। एक जगह से माल मंगाते थे, ट्रक पे चढ़ के लेबल लगा के दूसरी जगह उसको भेज करके इन्वॉइसिंग करके, और कुछ भी ऑफिस नहीं होता था, वैसे बिजनेस स्टार्ट किया। वैसे कहीं से माल लिया तो ट्रक पे आया, ट्रक वाले बोला है गाड़ी रोको, पुराने लेबल्स हटाए, जहाँ भेजना है वहाँ के नए लेबल्स लगाए ड्रेस के, अपना इन्वॉइसिंग निकाला और उसको आगे भेज दिया। ऐसे जो बीच में पैसे आए उससे ट्रेडिंग किया, पहले इसको ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग के लिए जगह भी नहीं थी रखने के लिए, तो ऑन रोड, मतलब बिल्कुल बाहर के बाहर ही आपने ट्रेडिंग किया, कुछ पैसे बनाए आपने, उससे पहले वो कंपनी रजिस्टर कराई। 1-1.5 साल तक हमने लैपटॉप से बिजनेस किया घर से, और ऐसी ट्रेडिंग करते रहे, यहाँ से माल लेके वहाँ बेच देना, वहाँ से लेके यहाँ करना। फिर अपनी छोटी सी रेंटल जगह ली हमने, वहाँ पे हमने, मतलब एक इंस्टेंस में आपको ऐसा बताऊंगा, रात के 2 बजे थे और मैं और मेरे ब्रदर सो रहे थे, और ऐसा हुआ कि गाड़ी एक रात में अनलोड होने के लिए आई। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी अंधेरा हो गया था। हम दोनों थे, गाड़ी से उतरे, उसने कहा कि गाड़ी रात में ही खाली करनी है। तो वर्कर्स को बुलाएंगे, मतलब इतना आप सोचिए, आप उस लेवल पे सोचते थे कि 1000 रुपये मान लो बहुत मायने रखता था, हम बुलाएंगे 1000-2000 रुपये देने पड़ेंगे हमें किसी वर्कर को। तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मुँह पे कपड़ा बांधते हैं, कौन जानता है ड्राइवर कौन सा ही हमें जानेगा। वहाँ कपड़ा बांधा, हमने खुद से अनलोड करना शुरू किया, और उसमें हमें रात में चोट भी आ गई, मगर वो लाइफ लेसन्स होते हैं, वो हमेशा आपको टफ बनाते हैं। मुझे यहाँ तक लगता है कि जब भी हम अपने आप को वीक समझते हैं तो हम वो पल याद करते हैं, हमें लगता है कि हमने उस लेवल पे काम किया है, तो वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो मेमोरीज वापस से आकर के आपको दोबारा स्ट्रेंथन करती हैं कि हमने तो ये किया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो इस लेवल पे किया, हमने खुद से अपनी ट्रक अनलोड की है रात के अंधेरे में, तो ये क्या चीज़ है। वो फर्स्ट फ्लोर चला रहे थे हम लोग। तो आप जब उस फेज में निकलते, आप जब तपते, कहते हैं लोहा जितना तपता है ना उतना स्ट्रांग हो जाता है, वो फेज था वो, जो कि ज़रूरी था, मैं समझता हूँ। उसके बाद हमें एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, जहाँ से थोड़ा सा हमें ग्रोथ मिला। अप्स एंड डाउन पीछे चल रहे थे हमारे, एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, जहाँ से थोड़ा सा फिर हमें 2-3 ऑर्डर साल में मिल गए, हमने वो 1 CR टच किया। तो हमने पहली बार एक रिस्क भी कह सकते हैं और सोच रखी कि अपनी जगह होनी चाहिए। तो हमने फिर उस चीज़ को रिस्क लेते हुए हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, लेते हैं, पैसे बना लेंगे कैसे न कैसे, करना है, अपनी जगह होनी चाहिए, वो रेंटल इनकम बचानी है। क्योंकि उससे क्या था, आपके ना कॉन्फिडेंस आता है, आपकी जगह बढ़ हुई जाती है, आप चीज़ें, आप वो जो रेंटल इनकम में पैसे लगा रहे हैं, आप मशीनरी रखने में पैसे करते हो। तो वहाँ से जब हमने किया तो वो एक टर्निंग पॉइंट बना वहाँ, जहाँ पे हमने फिर बस अपनी जगह ली, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, जो स्टूडेंट्स हैं अपने आइडिया को लेकर के जब वो मार्केट में जाते हैं, सर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करा है कि उनके मार्केट रिसर्च में काफ़ी एक गैप आता है उनके आइडिएशन पे। तो किस लेवल का उन्हें मार्केट रिसर्च करना चाहिए बिफोर द प्रोटोटाइप एंड बिफोर गोइंग इनटू द मार्केट? कितना लेवल का एक रिसर्च होना चाहिए सर, ये हम आपके इनसे जानना चाहते हैं। देखिए, मार्केट रिसर्च के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, देखिए कितना, क्योंकि मैं कॉमर्स का नहीं रहा हूँ, मैंने जो सीखा है लाइफ में वो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे सीखा है। 2 चीज़ मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं, जो मेरी समझ से है।
तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, सारे सिनेरियोज निकालिए अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, किस एरिया में, किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में, किस लोकेशन स्पेसिफिक में, स्टेट स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक, या क्लास वाइज की मिडिल क्लास में, हायर क्लास में, लोअर क्लास में, जैसा भी आपका प्रोडक्ट है, मतलब हर तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के देखिए कि इसका क्या रिस्पॉन्ड होने वाला है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, वर्स्ट के सिनेरियो हमेशा लेके चलिए। अगर आपने वर्स्ट के सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया मार्केट में, तो अच्छा होने वाले ही है ना, वो तो चलेगा ही। मगर आप जैसे ही अपने मार्केट में आप उतरे हो अपने प्रोडक्ट को लेके, आप वर्स्ट के सिनेरियो को पता है अगर ये आएगा तो मुझे क्या करना है, आपका कंटिजेंसी प्लान आपके साथ है, तो आप प्रिपेयर्ड हो गए। नहीं तो क्या था, वही हिट बैक हो जाता है, आपने 2 कस्टमर पकड़े, आपका तो वो बैकफायर कर गया पीछे से, और आप रेडी नहीं थे उस चीज़ के लिए। ओके आपके प्रोडक्ट के लिए मान लीजिए आप एग्जीबिशन में गए, 2 लोग कस्टमर आपके इंप्रेस हुए, आपने 10-15 आपने मान लीजिए कस्टमर अच्छे कर लिए, आप फिर एग्जीबिशन में किसी पार्टिसिपेट करने चले गए। एग्जीबिशन इज अ प्लेस जहाँ पे अलग अलग बिजनेस स्पेसिफिक भी एग्जीबिशन होती हैं, मिक्स भी होती हैं लोकेशन, जैसे कि अभी यूपी समिट हुआ था जो यूपी स्टेट की सारी इंडस्ट्रीज को कवर करता है। एक होती है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी होती है, जैसे गारमेंट्स से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, बिग 5 होती है सबसे बड़ी दुबई में। तो ऐसे कई सारी होती हैं एग्जीबिशंस अराउंड द वर्ल्ड। आप किसी में अगर जा रहे हैं, मान लीजिए आप खड़े हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे अब तो मेरे 5-10 कस्टमर बड़े बड़े हो गए, अच्छी बात है। एक कस्टमर आया, उसने खड़े होकर आपको एम्बेरस कर दिया वहाँ पे कि आपके प्रोडक्ट को लेकर के आपकी खामियां बता दी पब्लिकली, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। ठीक है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप चले गए सीधे, तो वहाँ से इमेज खराब हो गई, और आप उसको जो टेम्पर हुई आपकी इमेज, आप उसको उठा ही नहीं पा रहे वापस से। तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे फ्लॉज क्या है प्रोडक्ट के, उसको मेरे को बैक कैसे करना है। एटलीस्ट अगर आप ठीक नहीं कर सकते हो, कम से कम आपको आंसर तो पता होना चाहिए डिप्लोमेटिकली आप कैसे करोगे। अब आप जैसे समझिए, कोक पता है आपको नुकसानदायक है, बिकती फिर भी है ना। जी सर। क्यों बिक रही है? उसका कंटिजेंसी प्लान लेके बैठे हैं ना लोग मार्केट में। ऑलरेडी उन्होंने पहले इस चीज का रिसर्च करा। और मैगी है, मैगी बीच में आपको पता था वो लेड वाली चीज आई थी, जी सर, गई मार्केट से बाहर, महीनों तक बंद रही, ठीक है, फिर वापस कम बैक लिया उसने। तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ये सब स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, जब उनको प्रोडक्ट की अपनी खामियां पता है तो उनको पता है उसको बैकअप मुझे कैसे करना। सर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं व्हेन दे आर गोइंग टू पिच समवन, तो क्या उनका इंप्रेशन होना चाहिए या क्या प्रेजेंटेशन मेथड होना चाहिए कि एक इन्वेस्टर इम्प्रेस ही हो जाएगा? क्या क्या चीजें या उनका क्या पिचिंग मेथोडोलॉजी होना चाहिए? सर आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्रोडक्ट आपका बोलना चाहिए ना। कोई पहली बात तो आपको शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ले जाना नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, पहला जो थोड़ा सा इनिशियल है एटलीस्ट 1 से आता है, बट अगर आपको उतना नहीं जाना है तो शुरुआत में इतना तो आप करो, 1-1.5 साल, क्योंकि उससे क्या है आपको ग्राउंड लेवल पे आपको पता लग जाता है कि रियलिटी क्या है, आपको चीज़ें पता लगती है। जब आप वो पहला जो एक सर्टेन अमाउंट, थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है ना, आप खुद बनाते हो जब अपने बिजनेस में, फिर उसमें क्या होता है आप इतना एग्रेसिवली वर्क कर लेते हो अपने प्रोडक्ट पे कि आप उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आपको पता होता है मुझे क्या क्या बताना है। और जब 2-4 आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे कर लिए, आप किसी के पास जाओगे ऐसे थोड़ा ना पैसे दे देगा, या तो आपके आइडिया में इतना ज़्यादा दम हो और आप इतनी अच्छी आपकी वोकल स्किल्स हो कि आप उसको इम्प्रेस कर ले जाओ, ठीक है, या फिर आपने 2-4 जगह पे कस्टमर पे ऐसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हो जिसको रेफरेंस लेके आप अपने प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट ले सको। 2 ही चीज़ होती है देखिए, या तो आप बहुत अच्छे हो लोग कन्विंस करने में, ये भी कई लोगों में होता है कि शुरुआत में वो बिना कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किए वो इन्वेस्टर्स ले आते हैं अपने प्रोडक्ट के आइडिया के दम पे। अब आप जैसे देखो ना, शार्क टैंक होता है उसमें आते हैं जी हाँ, मगर उसमें खाली ऐसा थोड़ा ना कि प्रोडक्ट पे आके लोग इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ले आ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ साल काम किया होता है ना। तो बेसिक आइडिया तो ये है कि आपको पहले देखो मेहनत करनी है अपने प्रोडक्ट पे, अपने आइडिया पे। आपने जब उस पर कुछ साल कर लिया, आपको पता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने बोला ना, आप हमेशा अपने कंटिजेंसी प्लान से रेडी रहो वर्स्ट के सिनेरियो को लेके। आपने कभी अगर शार्क टैंक्स को बहुत ढंग से देखो तो अब क्या होता है, वहाँ पे लोग फेल कहाँ कर जाते हैं, जब उनको अपनी खामियों के बारे में उनको बैकअप नहीं कर पाते, उसको सपोर्ट नहीं कर पाते या कन्विंस नहीं कर पाते हैं लोग। तो आपको सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट जा रहे हो तो आप हमेशा पता होना चाहिए कि मेरे जो आइडिया प्रोडक्ट में इसके फ्लॉज क्या हैं या इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं,
उसको मुझे कवर अप कैसे करना है मार्केट में, और आपने थोड़ा सा डीप रिसर्च किया हो, आप ऐसी मार्केट पहुंचोगे, मान लो आपको इन्वेस्टमेंट मिल गया किसी वजह से, आपका प्रोडक्ट फेल कर गया, फिर तो पहले आप खुद को कॉन्फिडेंस लाना है कि ये मैं मार्केट में जाऊंगा और मैं कर पाऊंगा कि नहीं। आपको लग जाए कि हाँ, देखिए अपने अंतरात्मा में ना, ऊपर सब कुछ झूठ बोल सकता है, अंदर एक आवाज होती है जो बता देती है आपको बहुत चलेगा कि ये फटेगा। आपको लगे ना हाँ, अब अपने को पता ही चल जाएगा, अब करनी है मेहनत, अब चाहिए सिर्फ मेहनत मेरे को, ये आइडिया चलेगा। अब हमने मार्केट देख लिया, मुझे पता है कि अब मुझे कैसे काम करना है, इस पर मेहनत करनी है, मुझे इन्वेस्टर लाना है, ये सब, तो आप उसके आगे जाओ, नहीं तो आप इन्वेस्टर ला के आप फंस जाओगे। क्योंकि फिर और एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मेंटल प्रेशर हो जाएगा, आपको मार्केट में पैसा उठाया मैंने, वापस कैसे करूँ। ठीक है ना सर। सेल्स एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। जब हम अपने सर स्क्रैच से कंपनी शुरू करते तो हालांकि हर एक स्टेज हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए। जब हम अपना आइडिया डेवलप कर लेते हैं, जब हम प्रोटोटाइप कर लेते हैं, जब हम पिच कर लेते हैं, उसी तरीके से एक अचीवमेंट सर सेल्स में भी है। जब हमारा मार्केट में उतरने के बाद हमारे सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहती हैं। तो हम सर सेल्स के टर्मिनोलॉजी में आप क्या अवेयरनेस प्रोवाइड करना चाहेंगे उन बच्चों को या फिर स्टार्टअप फाउंडर्स को कि वो सेल्स कैसे इंक्रीज कर सके, या उनकी सेल्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सेल्स स्ट्रेटजी सबसे बड़ी चीज़ होती है सिस्टम बहुत सॉलिड होना चाहिए। मतलब जो आज के डेट में आप सिंपल समझिए कि आपने एक मैकडोनल्ड्स खोला सपोज, या कोई भी खाने वेंडिंग जोन खोला आपने, आप बैठा रहे हो, कर रहे हो करके, मगर आपने जैसे ही थोड़ा ईज दिया लोगों को कि आप यहाँ से गाड़ी डालो, यहाँ से आप पहले अपने शीशा नीचे किया, आपने ऑर्डर दिया, जब तक आप 2 मिनट में आगे पहुंचे लाइन में करके, तब तक आपको ऑर्डर मिल गया। ठीक है, सिस्टम बना दिया ना आपने एक स्मूथली, बस यहाँ से आपको, आपने ऑर्डर दिया, घुसे, आपने वहां पैसा दिया, वहां से देते हुए निकल गया। तो जब आपकी कंपनी में एक सिस्टम है, आपके जो भी स्टार्टअप उसमें सिस्टम बना हुआ है बहुत सॉलिड, यहाँ से आपने ऑर्डर आ रहा है बहुत स्मूथली, आपने टाइमलाइन दिया, उस टाइमलाइन पे आप डिलीवर कर रहे हो, आप रेट्स बहुत अच्छे निगोशिएट करके दे रहे हो ताकि वो सेटिस्फाइड हो रहा है कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू से लेकर के। आपको मार्केट का पता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उससे 2 पैसा मैं कम ही दूंगा सर आपको। आपको टाइमली डिलीवरी, अगर मैं 2 पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ तो टाइमली डिलीवरी कर रहा हूँ, क्वालिटी है, आपको क्वालिटी बहुत सॉलिड चेक होना चाहिए, आपको टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, उसको इंप्रेस हो जाता है बंदा, यार सेम चीज़ मैं इस पे ले रहा हूँ यार, फॉलो अप करता हूँ, ये करता हूँ, पता ही नहीं, हाँ देखो कितना प्रोफेशनलिज्म, सिस्टम बना हुआ है, मुझे बोलना ही नहीं किसी को। मेरा अगर चला गया ऑर्डर एक बार ना, मैंने मेल कर दिया ना, तो मुझे पता 10 दिन बाद इसने बोला तो 10 दिन बाद आता है। तो सेल्स का सबसे बढ़िया अचीवमेंट क्या होता है कि आपके पास रीऑर्डर आना चाहिए। ठीक है, इजनेस टू एक्सेस टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का एक्सेस है वो इजनेस होना चाहिए, उसमें ज़्यादा आसानी से मिल जाए। मैंने कहा ना, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए पहली बात तो, दूसरा क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं सेल्स में। सर आज का जो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, जो हमारा इकोसिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो चुका है जी सर, आई हैव जस्ट रीड दैट इन आर्टिकल कि आज से 5 से या फिर 7 साल पहले देखा जाए तो 70 या समथिंग स्टार्टअप वाज रजिस्टर्ड इन इंडिया, मगर विद इन 10 ईयर देखा जाए तो 100% का ग्रोथ है, फिर 110% का ग्रोथ है कि ये 7600 के आसपास स्टार्टअप रजिस्टर्ड हो गए अचानक से। सो ये हम लोग बचपन से सुनते आए हुए हैं कि जब तक इंडिया जैसे प्लेस में जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तब तक कुछ यहाँ बूम नहीं आता है। और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर करंटली जो हमारी गवर्नमेंट है कैसे सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर रही है, या कैसा इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड कर रही है कि हम स्टूडेंट्स या फिर ये जो नए यंगस्टर्स हैं अपना स्टार्टअप डेवलप कर सकें। बहुत ही मैं कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बहुत वास्ट है, बट मैं इसको बहुत सूक्ष्म रूप से एक कोशिश करूँ एग्जाम्पल रूप में समझाऊँ। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है ठाकुर का कुआं, तो उसमें एक सार्कास्टिक वे में एक रेफरेंस दिया गया है, तो उसमें मैं थोड़ा वर्ड चेंज करके आपको उसको सुनाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा उसको, कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी खेत की, मिट्टी तालाब की, तालाब सरकार का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत सरकार का, बैल सरकार का, हल सरकार का, हल की मूठ पे हथेली अपनी, फसल सरकार की, कुआं सरकार का, पानी सरकार का, गली मोहल्ले सरकार के, तो अपना क्या, ये गांव देश
शहर। तो आप समझ रहे हैं चीज़ को। बस सरकार का काम इतना है, थोड़ा लिबरलाइज कर दे। जैसे आपने देखा ना, एकोपलिस आता है कि कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ये नेचर अपने आप को फिर रिवाइव कर लेगी। ठीक है, आप छोड़ दो, नर्सरी में पेड़ उगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप छोड़ दो, नेचर अपने आप उसको उगने देगी। वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को, स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को जितना आप लिबरलाइज करोगे अपने आप चल जाएंगे। कहते हैं ना, बच्चों को छोड़ो अपने आप सीखेंगे, गिरेंगे सीखेंगे अपने आप। तो जितना कंट्रोलिंग है आप, जब जितना छोड़ोगे ना उनको, करेंगे। आज की डेट में स्थिति ये है कि आप जो नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनते हैं, जो नए ऑफिस कंपनी में, सब लीज होल्ड होता है। आपको पता है डिफरेंस लीज होल्ड और फ्री होल्ड? लीज होल्ड कुछ साल के लिए होता है जी। तो आप जनरेशन 2-3 लगा देते हो एक चीज़ को सेटअप करने में, उसको करने में, बट एक समय बाद आपको पता है कि ये वापस सरकार लेने वाली है हमसे। तो आप कुछ भी अपनी जनरेशन के लिए, एक टीम के लिए सेटअप कर रहे हो, अचानक सरकार कहती है अभी बस अब तक का वक्त था, आप 1,00,000-2,00,000 लोग, अब आप जाइए, ये चीज़ तो वापस हम लेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। जो कि जबकि एक प्रावधान है कि आप वापस से उसको रिन्यू करा सकते हैं, मगर फिर भी आप रिस्क पे हो ना। तो आज की डेट में हर हिंदुस्तानी कितने बड़े रिस्क पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस रिस्क के गेम में आप ना थोड़ा सा कमा के निकलते हो, हल जोतते हो अपनी मूड से, ठीक है, अपना उसमें संघर्ष देते हो और अपना प्रॉफिट निकालते हो। बट ये इकोसिस्टम का ऐसा ही है, बाकी सब सरकार का सर। मैं वही कह रहा हूँ, जितना लिबरलाइजेशन होगा उतना ही तरक्की हो पाएगी। देखिए क्या होता है, आपको एक और चीज़ समझाऊंगा, बहुत ज़रूरी है जानना। आपके पास ₹1,00,000 है, आपका प्रॉफिट मार्जिन है मान लीजिए 5% का, 5% का, ठीक है। आपने एक बार उस पैसे को घुमाया, ठीक है, कितना प्रॉफिट आया? ₹5,000, ठीक है। आपने उसको 5 बार घुमाया, कितना आपने कमाया साल भर में? ₹25,000, ठीक है। अब आप उसको 10,000 बार घुमा दो पैसे को, 50,000। हाँ, सिंपल है। यही फ़र्क होता है। जब जैसे कि अब चाइना थोड़ा सा क्यों ग्रो करता है, क्यों उतना बूम आया वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो 10 से 12 बार अपना पैसा घुमा रहे हैं। हम यहाँ हद मार जाते हैं कि 3 से 4 बार ही घुमा पाए, बहुत कोई रेयर होता है तो 5 बार घुमा लेता है अपने पैसे को, अपने उस कैपिटल को। मेरा मान लीजिए कैपिटल अगर 1 CR का हो गया है, तो 1 CR को वो पूरा घुमाने में, कि रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने बनाया, मैंने कस्टमर को बेचा, उससे प्रॉफिट मेरे को पेमेंट आया, पेमेंट आने के बाद मैंने उससे प्रॉफिट रियलाइजेशन किया, फिर मैंने उसको ऐड ऑन किया, फिर दोबारा उस पैसे घुमाया। ये चीज़ जो साइकिल होता है ना, ये हम 3 से 4 बार, बहुत ज़्यादा अगर मेहनत मान लेते हैं तो 5 से 6 बार चलाता है। और यही चीज़ जो बहुत डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ बूम आ रहा है, वो 10 से 12 बार कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल सब जगह यही है, ठाकुर सब जगह है, ठीक है। किसी देश में ऐसा नहीं, सब जगह डेमोक्रेसी जो है ना, इस सब जगह किसी ने एक कंट्रोल एक जगह दे रखा है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, जो कि आज के दिन में ज़रूरी भी है, ठीक है नहीं। तो मगर उसको एक अच्छे तौर पे, एक पॉजिटिव वे में रखना चाहिए, ना कि बहुत कंट्रोलिंग जब हो जाते हैं तो आपकी चीज़ें बढ़नी बंद हो जाती है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप एक ज़्यादा ही पानी दे दो एक पेड़ को, ज़्यादा ही दब दब के रखोगे, धूप नहीं आने दोगे, तो वो क्या पेड़ मर जाएगा? वैसे तो ज़्यादा कंट्रोलिंग जितना करोगे आप ना, थोड़ा लिबराइज करो, इतना लिबराइज करो कि वो 10 से 12 बार घूम जाए पैसा मेरा। बस एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ स्टार्टअप ओनर, गवर्नमेंट से हमारा यही एक फाइट रहता है, या यही हमारा एक मैसेज हमेशा रहता है कि आप इतना लिबरल कर दो, हम उतना पैसा घुमा पाए, थोड़ा ईजी ऑफ बिजनेस कर। सर our next question I would like to take that, सर एक्सपोर्ट्स कंट्री, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में जी, वो काफ़ी सर डेडिकेटेड है। अभी सर कल की न्यूज़ है कि जो इंडिया का 600 अप्रोक्स $700 बिलियन हो गया, जो फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया का। और सर ये काफ़ी प्राउड सारे इंडियंस हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग अब टॉप 3 कंट्रीज में, जिसमें कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना ज़्यादा है, एमएसएमई सबसे ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, योगदान हमारा इतना है सर। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट सर, क्या रोल है कंट्री का हमारे, और इसका लेकर के आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए एक्सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको चीज़ समझाऊंगा। मान लीजिए देश है, एक रूम है हमारा, पूरी रूम है, इसमें हम लोग 10 लोग बैठे हैं। 10 लोग के बीच में मैं आपको ₹1,00,000 घुमा दूंगा, ठीक, मगर हमेशा घूम के वो ₹1,00,000 तो रहेगा ना जी, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। अब आपने क्या कि एक बंदा इसमें से उठा, उसने कहा कि मैं ना
1000 रुपये की चीज़ बाहर जाके बेचूंगा, 2000 की बेच के ले आऊँगा, ठीक। अब क्या हो गया, 1000 रुपये में वही चीज़ 1000 रुपये से निकाले यहाँ से, 2000 बना के ले आया बाहर से, उसके वैल्यू एडिशन कितने हो गया, 1000 रुपये का हो गया। फिर दूसरा भी उठा, उसने कहा वो 2000 रुपये लेके गया, वो 5000 बना लाया, उसने 3000 का कर दिया। तो अब आपका क्या हो गया, उसका 1000, उसका 3000, 4000 हो गया, 1,04,000 हो गया, ग्रोथ हुआ ना। और ये 4000 है, ये 4x है आपका। सर व्हाट लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अपना जब ग्रोथ करना है ना, अपना रिसोर्स, अब आपकी 4000 से आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए मेरे पास, सपोजिंग मेरे पास पेट्रोलियम नहीं है, मैं गया ईरान के पास, लो भाई इसी पैसे से खरीदूंगा जी बाहर के, ठीक है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स नहीं, मैंने बाहर से ले लिया। तो जो ऊपर वाला पैसा आता है ना, उससे आप जियोपॉलिटिकली आप चीज़ें, आपकी पावर स्ट्रांग होती है, रिसोर्सेज आपके पकड़ आ सकती है, आप बिजनेस डील कर सकते हो, आपकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो बढ़ती है। तो एक्सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी टेक जो सरकार भी है वो एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाती है। आप एक्सपोर्ट इनवॉइस काट रहे हो, उस पर 0 GST है, इसलिए वो प्रमोट करना चाहते हैं उसको। तो एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। एक सही स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा बिजनेस की हमेशा ही रहती है कि आप अगर कई बिजनेस नहीं हो पाते, बट अगर कोशिश करो आप डोमेस्टिक भी रहो, एक्सपोर्ट में भी जाओ, तो बहुत अच्छा है। उससे योगदान देश को भी मिलता है, आपको भी तरक्की मिलती है, क्योंकि आप बाहर जब जाते हो तो आप वो चीज़ थोड़ा सा उस स्पेसिफिक एरिया में आप ज़्यादा उसको अच्छे प्राइस पे बेच पाते हो। बस बाहर के थोड़ा बिजनेस कल्चर अच्छा ही है इंडिया से। मैं आपको एक से बताऊँ, इंडिया में कई बार होता है कि आपका जो मनी रियलाइजेशन है ना, पैसा बहुत टफ होता है कई बार। बिजनेस एक्सपोर्ट्स के मामले में थोड़ा ईज है। सर हम सबने पढ़ा है कि बिफोर 1992 जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 10 दिन का बचा था, तो जो गवर्नमेंट थी, ने इंडियन गवर्नमेंट ने LPG इंट्रोड्यूस करा, लिबरलाइजेशन, ये टर्म हमारे यहाँ ऐड हुआ। तो उस टाइम से पहले फिर हम कैसे करते थे, अगर एक्सपोर्ट का टर्म हम करें, उससे पहले क्या करते? बहुत दिक्कत थी, वही बताया ना मैंने, ठाकुर का कुआं। तो भाई सब कुछ बैठा के रखा, लिबरलाइजेशन थी नहीं। आप सोचिए एयरलाइंस जो है, एयर इंडिया वापस गवर्नमेंट ले ली थी ना टाटा से एक समय पे, हम चलाएंगे, कभी प्रॉफिट बनाया नहीं, फिर टाटा ने वापस ले लिए। तो उसको आप एयर इंडिया में जाके देखिए, वो होता है लिबरलाइजेशन का नतीजा, जो गवर्नमेंट चलाती है और आप चलाते हैं। सर आपने एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा करा, तो इस लिबरलाइजेशन की वजह से हमें इंपोर्ट भी बहुत ढेर सारा लाना पड़ा था। उससे पहले हम कंट्री में इतना ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते थे। या एक्चुअली क्या हुआ था उस समय, आपको पूरा मैं कंप्लीट करूं, उस समय लिबरलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन दोनों हुआ था। कि मतलब हमने लिबरलाइज हुए थोड़ा सा बिजनेस करने के लिए, प्लस बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू हुआ, लोगों ने, बाहर की कंपनियों ने इंडियन इन्वेस्टमेंट मारा। जी हाँ। तो उसमें क्या, जब बाहर से आ रहे तो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं ना, फिर बाहर का माल, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री सेटअप करनी है, उन्होंने बाहर वालों ने क्या किया, US की किसी एक्स कंपनी ने, उसने कहा मैं अपनी कंपनी सेटअप करूंगा, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 100 करोड़ का, 100 करोड़ में उसने क्या किया, अब चालाकी कि भाई 80 करोड़ का तो माल वो US से मंगा रहा है, अपनी कंपनी, तो अपनी इकोनॉमी को ही बूस्ट कर रहा है वहां से वो एक तरह से। तो इसलिए उसका इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं हो पाया। हमें बेसिकली लिबरलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि एक बहुत मतलब देखिए बाहर के भी इन्वेस्टमेंट आने चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं कि हम जितना ग्रो कर पाते ना, उससे ज़्यादा तो वो ग्रो कर गए, बिकॉज़ दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, उन्हें सारी चीजें पता है। अब आप देखिए ना, यहाँ पे कितना टफ कंपटीशन मिल गया। यहाँ पे आप ये देखिए कि आज तक खुद की हमारी कितनी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज थी, फूड इंडस्ट्रीज थी जो अच्छी चलती थी, वो कितनी बैठ गई है। पार्ले जी सबका बचपन बीता है, आज के यंगस्टर शायद जानते नहीं होंगे, बट बाहर की कंपनी आई, बाहर के लोगों ने अपना ब्रांड लेके आए, वो चला रहे हैं ना। तो कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो बहुत ऊपर आज जा सकती थी, जो गई, वो आज आप 2-3 नाम ही जानते हो। ये नाम जो है 1000 के करीब हो सकते थे, अगर बहुत ज़्यादा उसमें कैपिटलाइजेशन को नहीं पुश किया गया होता कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो बढ़ गए, क्योंकि वो पैसा था पहले से, हमारे पास नहीं था, हम तो नीचे से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे ना। तो जो थोड़ा सा जगह बना के ले गए ऊपर तक, वो कर गए। बट जो लोग नहीं कर पाए कि भैया मार्केट में, मान लीजिए मैं अपना कपड़ा बेचने जा रहा हूँ, मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहा हूँ अपना क्लोथिंग इंडस्ट्री में, और एक और जायंट बड़ा आके बैठ जाता है जो मतलब 100 एकड़ में फैक्ट्री डाल के बैठ गया मेरे सामने, मेरी 1000 गज की फैक्ट्री के आगे, मेरी चलेगी क्या? मैं तो कुछ दिन बाद कहूँगा बाबूजी मुझे ही बता दो, थोड़ा आपका आउटसोर्स काम कर देता हूँ। इसका अच्छा एग्जांपल हम एयरलाइन इंडस्ट्री में देख सकते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री में जितने भी जायंट्स हैं वो नीचे वाले उठने नहीं देते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं उठने देते हैं।
और at a बहुत time से वो collapse मतलब कर एयरलाइंस जाते हैं। इंडस्ट्री में इतना अच्छा एग्जांपल नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैंपा बंद हुई है ना, कोक आई, कोक है। कोक ने कितनों को खाया। जी। कोक ने क्या किया आपको पता है, उस समय थम्स अप होती थी, थम्स अप का उसने एक टाइम पे मतलब स्टोरीज है कि भाई पूरा स्टॉक उठा लिया उसने मार्केट से कि हम पैसा देंगे आपको पूरा, अगर आप उसको नहीं बेचोगे। और वो इतने हद तक ले आया कि वो डूब गया, तो उसको खरीद लिया और अपना एक वर्चस्व उसने बनाया। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज आई हैं इंडिया में जिन्होंने डुबा दिया यहाँ की कंपनियों को, यहाँ के चलने दिया नहीं, जो पहले से यहाँ सस्टेनिंग थी कोई भी है, ठीक है। तो जहाँ पे आप उठ सकते हैं, तो आप क्या हो, आप सब वेंडर बन गए, या तो आप बिक गए उनके हाथों या आप सब वेंडर बन गए। तो देश को लिबरलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे आप फ्रीडम दो हमें, हम अपने आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे बट पिकअप कर लेंगे। आपको हर छोटे शहर में आपको इंडस्ट्रीज दिखेंगी, आपको हर बंदा एक एंटरप्रेन्योर अपने आप में दिखेगा जो एक टीम को लेके चलेगा, जो पूरी टीम ग्रो कर रही होगी। आप सोचिए 10 लोग की टीम, छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, एक ओनर है, 9 एम्प्लॉई हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, 9 एम्प्लॉय साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो जॉब से बेटर है ना। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि सिर्फ बीएससी करे हुए हैं, वो आज एमएसएमईज में, जिन्होंने आपका कह लो कि आप ऑप्शन नहीं था उनके पास, या उन्होंने भरोसा दिखाया, वो उनके साथ जुड़े, और वो आज किसी अच्छे आईटी कॉलेज में बहुत बढ़िया, या आईएम कॉलेज से पास आउट ग्रेजुएट से ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ग्रो करती है, आप शुरुआत में होते हो, आप एक टीम का हिस्सा बन जाते हो। क्योंकि आप तो मेरे हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो आपको जॉब इस तरह की सेक्टर्स में जानी चाहिए जहां आप ग्रो करो, ना कि आप साल भर वेट करो, साल भर के बाद एक कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आपका चुनाव होगा और वहां पर अगर मिस आउट करके फिर आप साल भर वेट करो। यस राइट। तो हमारे देश को जरूरत है कि और स्टार्टअप्स आए और लोग इस तरह के स्टार्टअप्स में जॉब करें, ताकि कंट्री ऐसे ही ग्रो करेगा भाई। जी हाँ। हम अपने पैसों को अपने पास रखेंगे, हम उसी से बढ़ाएंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर का पैसा लेके आएंगे हम। आप देखिए ना, आज की डेट में आप गूगल पे कितना डिपेंडेंट हो ना। हाँ सर। सारा डेटा आपका गूगल के पास है, आप बोलते हो फोन माइक्रोफोन के थ्रू जा रहा है आपका डेटा। आज गूगल कहते हैं, मान लीजिए यूएस ने गूगल को फोर्स किया, गूगल ने आपको कहा कि भैया मैं उठा रहा हूँ सब अपना, काम जाओ यहाँ से, आप क्रैश कर जाओगे ना। कितने बिजनेसेस जीमेल पे चल रहे हैं, कितने आप सर्च गूगल मारते हो, आप डिपेंडेंट हो गए हो, डिक्शनरी बन गई आपकी तो लाइफ की वो। तो आपको देश को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, हमको अपने ऑप्शंस लेके आने हैं, हमको अपना सर्कल करना। सर एक हम मैसेज आपसे चाह रहे हैं कि जी। आज का जो जनरेशन आ रहा है, जो कि जेनजीज है या फिर जनरेशन जेड के जो बच्चे हैं, उनके लिए सर आप क्या एक मैसेज देना चाह रहे हो? और जो हमारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जो बच्चे भी आइडिएशन स्टेज पे हैं, उन्हें एक प्रॉपर स्पिरिट मिले, प्रॉपर एक मोटिवेशन मिले, सर एक कुछ उनके लिए मैसेज चाहते हैं आपने? देखिए, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम में, आप स्क्रैच से काम करो, पूरी मेहनत दो, आप अपने जो भी आइडिया है या प्रोडक्ट है उस पूरा मार्केट रिसर्च करके रखो। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो। थंब रूल मैंने आपको बताया, 25 साल तक बिल्कुल झुक के रहो, सबसे सुनो, सीखो, तभी सीख पाओगे। 30 तक बहुत भयंकर मेहनत करो। सक्सेस मतलब 99% मैं कह रहा हूँ, बहुत खराब माड़ी किस्मत हुई तो बात अलग है, नहीं तो 99% सक्सेस आपको मिलेगी। थैंक यू सर।